बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हमारे चैनल में खुश आमदीद। आज मैं बहुत ज़्यादा खुश थी। मेरे रिश्ते वाले जो आए थे, ऊपर से अम्मा भी पसंद की शादी के लिए मान गई थी। जैसे ही लड़के वाले चले गए तो अम्मा तो परेशानी में गुम हो गई थी। मैं अम्मा से कहने लगी कि अब भला क्या परेशानी है। वो सब तो कह रहे हैं कि जहेज बेशक ना देना, आपको तो जहेज की फिक्र थी ना। अम्मा कहने लगी कि हाँ, उन्होंने जहेज देने से तो इनकार कर दिया है, पर उन्होंने एक बहुत बड़ी शर्त रखी है। कैसी शर्त अम्मा? मैंने घबरा कर इनसे पूछा। जब अम्मा ने मुझे वो शर्त बताई, जिसे सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे, पर मैं तो इसे किसी भी कीमत पर छोड़ ही नहीं सकती थी। मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा था। मैंने कभी नहीं सोचा था कि लड़के वाले मुझे इस अज़ियत से दो चार करेंगे। मेरा नाम एमन है। मैंने बचपन से ही जो भी कुछ मांगा था मुझे वो सब मिला। मैं बहन भाइयों में सबसे बड़ी थी। सारी जिम्मेदारी मुझ पर थी। अब्बा तो बचपन में ही हमें छोड़कर चले गए थे। अम्मा लोगों के घरों में जा जाकर काम करती थी। पर जैसे ही मैं जवान हुई, मैंने अम्मा को सख्ती से मना कर दिया कि अब अपनी इज्जत बेचने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं खुद ही जितना हो सके इतना कमाऊंगी। तभी मैंने बच्चों को ट्यूशन पढ़ाना शुरू कर दिया। मैं साथ साथ पढ़ाई भी करती थी। जैसे ही यूनिवर्सिटी गई तो मेरी मुलाकात अजमल से हुई थी। वो बहुत सुलझा हुआ लड़का था। वो काफ़ी ज़हीन भी था। उस रोज़ अम्मा की तबीयत ख़राब थी, तभी मैं यूनिवर्सिटी ना जा सकी, जिसकी वजह से मेरे नोट्स मिस हो गए थे। तभी नोट्स बनाने के लिए मैंने अजमल की मदद ली थी। अजमल के नोट्स तो मुझे मिल गए थे, पर अजमल मुझसे दुआ सलाम कर लिया करता था। मैंने आज तक किसी लड़के से बात नहीं की थी, लेकिन इस नोट्स की वजह से अजमल से मुझे बात करनी पड़ती थी। उस रोज़ जैसे ही मैं वापस अपने घर के लिए निकली थी तो उसकी गाड़ी ने मुझे रोक लिया था। अजमल ने जैसे ही मुझे देखा तो पूछने लगा कि तुम अकेली कहाँ जा रही हो? मैं तुम्हें ड्रॉप कर देता हूँ। मैंने घबराकर कहा कि नहीं नहीं, मैं खुद चली जाऊंगी। अजमल की इतनी बड़ी गाड़ी मैंने देखी तो मेरी तो आंखें हैरत से फटी की फटी रह गई थीं। जान गई थी कि अजमल अमीर घर का है। अजमल कहने लगा कि फिक्र मत करो, मैं तुम्हें कौन सा रोज़ रोज़ ड्रॉप करने की बात कर रहा हूँ। आज तुम मुझे मिल गई हो और वैसे भी मौसम भी बहुत ख़राब है, इसीलिए मैं तुम्हें कह रहा हूँ कि मेरी गाड़ी में आकर बैठ जाओ। उसने काफ़ी दरख्वास्त की। फिर मुझे इन नोट्स का ख्याल आया तो मैंने भी इसकी गाड़ी में बैठने की हामी भर ली। मैं फ्रंट सीट पर बैठ गई थी। काफ़ी घबरा रही थी। अजमल आराम से ड्राइव कर रहा था। कुछ देर बाद कहने लगा कि बताओ तुम्हारा घर कहाँ है? अपने घर का सुनकर तो मुझे मेरा पुराना घर याद आने लगा, जो कि पुराने से मोहल्ले के किसी नुक्कड़ में था, और वो तो इतना टूटा फूटा था। मेरे दिल में यही ख्याल आया था कि अगर मैंने अजमल को अपने घर का बता दिया तो वो क्या कहेगा कि मैं कितनी गरीब हूँ। मैं नहीं चाहती थी कि अजमल को ये पता चले। तभी मैंने इससे कहा कि मेरा घर डिफेंस में है, तुम बस बाहर ही गाड़ी रोक लेना, मैं खुद ही अंदर चली जाऊंगी। शुक्र से मुझे ख्याल आया था कि डिफेंस के बिल्कुल साथ ही तो मेरा मोहल्ला है। अजमल तो मुझे देखकर चौंक गया था। फिर खुशी से कहने लगा कि वाह, मेरी फूफी भी डिफेंस ही में रहती हैं, अब तो मैं तुम्हारे घर भी आ जाया करूँगा। मैं तो काफ़ी घबरा रही थी, मेरा वजूद लरस गया था। अजमल कहने लगा कि तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हें घर के सामने ड्रॉप करूँगा। मैंने अजमल को कहा कि नहीं नहीं, अगर आसपास के लोगों ने देख लिया तो फजूल बातें बनाएंगे, इसीलिए तुम मुझे वहीं पर ड्रॉप कर दो। उसने मुझे डिफेंस के पास ड्रॉप कर दिया। अब वो गाड़ी रुककर मेरा इंतज़ार कर रहा था कि जब मैं अंदर जाऊंगी तो ही वो वापस अपने रास्ते जाएगा। उसको दिखाने के लिए मैं सड़क पर चलने लगी थी। कुछ देर बाद जैसे ही अजमल की गाड़ी वापस चली गई तो मैंने सुख का सांस लिया था और अब मैं अपने मोहल्ले की तरफ चली गई थी। मेरा फूला हुआ सांस देखकर अम्मा पूछने लगी कि एमन, तुम कहाँ रह गई थी? मैंने अम्मा को कुछ न बताया, बस अपने काम में मगन रही। अम्मा को यही पता था कि मैं अपनी सहेलियों के साथ ही वापस आ जाती हूँ। पर उस रोज़ के बाद ही अजमल मेरे आगे पीछे फिरने लगा था।
शायद वो यही समझता था कि जैसे मैं एक अमीर घर की लड़की हूँ। मैं बहुत तंग आ गई थी। मैं इस झूठ का सहारा नहीं लेना चाहती थी। मैं अजमल को किसी भी खुशफहमी में नहीं रखना चाहती थी। जब ही एक रोज़ मैंने इससे पूछ दिया कि अजमल, तुम मेरे आसपास क्यों रहते हो? अजमल खामोश था। फिर सोचकर कहने लगा कि अगर तुम्हें मेरी मौजूदगी नहीं पसंद तो आइंदा से मैं तुम्हारे आसपास नहीं भटकूंगा। मुझे अच्छा नहीं लगा था कि मैंने इसका दिल दुखाया है, पर यह करना भी ज़रूरी था। लेकिन अब हमारी सारी फेलोज ने बातें बनाना शुरू कर दी थी कि लगता है इन दोनों का ब्रेकअप हो गया है। मेरा तन बदन सुलग उठा था। मैं नहीं चाहती थी कि मेरे किरदार पर कोई भी बात करे। अजमल तो खामोशी से बैठा हुआ था। जब मैंने इससे कहा कि तुम्हें क्या हो गया है, तुम क्यों लोगों को बातें करने दे रहे हो, तुम इन सबका मुंह क्यों नहीं बंद कर रहे हो, वो कहने लगा कि तुम तो बिल्कुल मशी की लड़कियों की तरह बातें कर रही हो। तुम तो डिफेंस की रहने वाली हो, तुम्हें इन बातों से फर्क नहीं पड़ना चाहिए। मैं तो फट पड़ी थी कि नहीं, मैं डिफेंस में नहीं रहती, बल्कि उसके साथ एक छोटे से मोहल्ले की एक आम सी लड़की हूँ जिसे अपनी इज्जत का बहुत ख्याल है। जैसे ही अजमल ने मेरी बात सुनी तो घूर कर मुझे देखने लगा। उसकी नज़रों में तपिश थी, जैसे मैंने कोई अनहोनी बात कर दी हो। मैंने फिर सब्र का मुजाहिरा किया, तहम्मुल से इसे कहा कि हाँ, ये सच है अजमल, मैं नहीं चाहती थी कि तुम्हें पता चले कि मैं गरीब घर की हूँ। न जाने क्यों मेरे अंदर ये ख्वाहिश जागी थी कि मैं भी बाकी लड़कियों की तरह ऐसी ही दिखूं जैसे वो सब अमीर दिखती हैं। पर मुझे ये सब नहीं करना चाहिए था। मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुमसे इतनी बड़ी सच्चाई छुपाई। पर सच्चाई यही है कि मैं एक बहुत ही मामूली से मोहल्ले की लड़की हूँ जिसको अपनी इज्जत का बहुत ख्याल है, जिसके ऊपर किसी बाप या भाई का साया नहीं है। मैं सबसे बड़ी हूँ, मैं ही सबकी कफील हूँ। इसी वजह से मुझे ये सब बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है कि कोई मुझे तुम्हारे नाम के साथ जोड़े। मैंने जैसे ही अजमल को बताया तो उसके बाद सीधा वॉशरूम चली गई। मेरे आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे। मेरी सहेली ने मेरा बहुत साथ दिया था। मुझे हौसला देने लगी कि वो ऐसा लड़का नहीं है जो तुमसे बदला लेगा और तुमसे नफरत करेगा। वो ज़रूर तुम्हें समझेगा और तुम्हें भी सब कुछ दिल पे लेने की ज़रूरत नहीं है। यूनिवर्सिटी में तो पहला साल है, न जाने आगे कितने इश्यूज आएंगे। तुम्हें इन सब का भी सामना करना होगा, इसीलिए खुद को मजबूत करो। ये छोटी मोटी बातें तो यूनिवर्सिटी में होती रहती हैं। उसने मुझे काफ़ी समझाया था, तभी मैं भी मजबूत हो गई थी, क्योंकि मुझे घर जाकर अम्मा का सामना भी तो करना था। मैं नहीं चाहती थी कि अम्मा मुझे ऐसे टूटा हुआ देखें, क्योंकि मैं ही तो इनका वाहिद सहारा थी। दिन ऐसे ही गुजरने लगे थे। अजमल से मेरी कोई बात नहीं होती थी। जब एक रोज़ अचानक ही वो कहाँ से मेरे सामने आ गया। मेरे पास आकर कहने लगा कि मुझे तुमसे कोई ज़रूरी बात करनी है। मैंने इससे कहा कि देखो, हमारे बीच जो भी था वो सब कुछ ख़त्म हो गया है। अब हम दोनों ने सारी पेचीदगियाँ दूर कर ली हैं। फिर तुम मुझसे क्या बात करना चाहते हो? जब कहने लगा कि मैं इन सब से हटकर एक नई दोस्ती का आगाज़ करना चाहता हूँ, क्या तुम मुझसे दोस्ती करोगी? ये सुनकर तो मेरे पैरों तले ज़मीन निकल गई थी। मैं यहाँ आस पास देख रही थी जब अजमल कहने लगा कि मैं इसी दोस्ती की बात नहीं कर रहा, मैं खुद तुम्हारे घर अपने अम्मा अब्बा को भेजूंगा। मैंने तुम्हारा घर भी देख लिया है। मैंने जैसे ही इसकी बातें सुनी तो मेरे सर पर आसमान गिर गया था। मैं चिल्लाकर बोली कि तुमने ऐसी हरकत क्यों की है? अजमल कहने लगा, मुझे माफ़ कर दो। कल जब तुम यूनिवर्सिटी से घर जा रही थी तो मैंने तुम्हारा पीछा किया था। तुम्हारा घर कोई इतना भी गया गुजरा नहीं है। देखना, मैं ज़रूर अपने अम्मा अब्बा को तुम्हारे घर भेजूंगा और यूं वो तुम्हारा रिश्ता लेकर आएंगे। फिर तुम मेरी बीवी बन जाओगी। ये बात उसने खुलेआम कही थी कि मैं तो हक्का बक्का हो गई थी, जैसे मैंने कुछ गलत सुन लिया हो। मुझे अभी भी यकीन नहीं आ रहा था जब वो मुझसे कहने लगा, बताओ तुम मुझसे शादी करोगी? मैंने इससे कहा कि ठीक है, फिर तुम दोस्ती भी तब करना जब तुम मेरे घर रिश्ता लेकर आओगी। मैं भी देखती हूँ कि तुम अपनी बात के कितने पक्के हो।
या तुम भी लड़कों की तरह हो जो कि दोस्ती करके धुतकार देते हैं और फिर लड़की को ऐसे छोड़ देते हैं जैसे वो कोई नाचीज हो। कहने लगा कि ठीक है, मैं कल ही अपने अम्मा अब्बा को भेजूंगा। मुझे तो अभी भी यही लग रहा था जैसे वो कोई नया प्रैंक कर रहा हो या मुझे बेवकूफ़ बना रहा हो। तभी मैंने इसकी बात को दिल पर ना लिया और अब अपने काम में मगन रही थी। मैंने तो अम्मा को भी नहीं बताया था। अगले रोज जैसे ही दरवाज़ा बजा तो अम्मा मुझसे कहने लगी कि एमन, जाकर देखो कौन आया है। मैंने अम्मा को कहा कि अम्मा, कूड़े वाला ही होगा, इस टाइम तो वो ही आता है। अम्मा कहने लगी कि फिर भी जाकर देखो, वो तो एक ही दफ़ा दरवाज़ा बजाता है, ये तो 3-4 दफ़ा दरवाज़ा बजा है। मैंने जैसे ही देखा तो सामने अजमल और उसके अम्मा अब्बा को देखकर तो मेरी रूह फना हो गई थी। मुझे वो सब कुछ याद आ गया था। मैं तो अजमल को गैर यकीनी नज़रों से घूर रही थी, जो कि मुझे सताइशी नज़रों से घूर रहा था, जैसे कह रहा हो कि देख लो, मैंने जो कहा था मैंने कर लिया है। अम्मा पीछे से मुझे आवाज़ें लगा रही थीं कि एमन, कहाँ मर गई हो, जल्दी वापस आओ, कूड़े वाले से क्या लगी हुई हो। अब मैं अपनी अम्मा को क्या कहती कि यहाँ तो कयामत टूट पड़ी है। मैंने फौरन ही अपना हुलिया दुरुस्त किया था, सर पर दुपट्टा लिया, लड़की वालों को अंदर लाकर बिठाया था। अम्मा ये देखकर तो हैरान हो गई थी। अजमल ने अम्मा को सारी बात बता दी थी। अम्मा भी क्या करती, अम्मा को तो मेरे रिश्ते की इतनी फिक्र होती थी कि वो तो बस रिश्ते वाली आंटी को बुला बुलाकर नहीं थकती थी, पर वो तो मैं थी जो इन्हें मना कर देती थी कि मुझे अभी पढ़ाई करनी है। अजमल ने अम्मा से कहा कि आप फिक्र मत करें, मैं खुद इसे पढ़ाऊंगा। पर जब मैंने अजमल के अम्मा अब्बा को देखा तो वो मुझे यूं घूर रहे थे जैसे मैं कोई और ही मखलूक हूं। मुझे इनका यूं देखना बिल्कुल नागवार लग रहा था, लेकिन अजमल की आंखों में अपने लिए मोहब्बत देखकर मैंने खुद को मजबूत कर लिया था। मुझे ये तसल्ली थी कि अजमल सच में मुझसे इतनी मोहब्बत करता है, जो एक दिन में ही अपने अम्मा अब्बा को मेरे लिए तैयार करके ले आया था। अम्मा ने फौरन ही कह दिया कि बेटा, अगर तुम मेरी बेटी को सारी ज़िंदगी खुश रखोगे तो फिर आज से ये तुम्हारी ही अमानत है, मुझे कोई मसला नहीं है। अजमल तो खुशी से चहकने लगा था, कहने लगा कि ठीक है, फिर हम बहुत जल्द शादी कर लेंगे। अम्मा ने जैसे ही बात सुनी तो अपनी नसें झुका ली थी, ना जाने वो क्यों उदास हो गई हैं। तभी अम्मा ने मुझे इशारे से बाहर भेज दिया था। न जाने अम्मा ये सब क्यों कर रही थीं। मैं ना चाहते हुए भी बाहर आ गई थी, लेकिन अभी भी मैं काफ़ी घबरा रही थी कि ना जाने अंदर क्या चल रहा होगा। मेरे बहन भाई मुझे छेड़ रहे थे, आपी, अब तो आप हमें छोड़कर चली जाएंगी, हम बहुत ऐश करेंगे, आप वाला कमरा तो मैं लूँगी, जोनी ने खुशी से कहा। पर मैं तो यही सोच रही थी कि अंदर क्या चल रहा होगा। कुछ देर बाद मेहमान वहाँ से चले गए थे। अम्मा काफ़ी परेशान थीं। मैंने अम्मा से कहा कि अम्मा, आपने क्या कहा है और आप इतनी परेशान क्यों हैं? आपने क्या बात कही है? अम्मा कहने लगी कि बेटी, जानती तो हो ना कि तुम्हारे जहेज़ के लिए मेरे पास कुछ भी नहीं है, मैं तुम्हें क्या जहेज़ दूंगी। अम्मा की बातें सुनकर तो मैं झट से बोली कि अम्मा, क्या अजमल ने आपसे जहेज़ की डिमांड की है? अम्मा कहने लगी, नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, उसने तो कोई डिमांड नहीं की, बल्कि वो तो कह रहा है कि जहेज़ बिल्कुल भी ना दें, लेकिन उसकी अम्मा कह रही हैं कि ये बातें हम अगले दिन आकर करेंगे। शायद वो अजमल के सामने हमसे कोई डिमांड नहीं करना चाहते, पर पता नहीं अब कल आकर वो क्या तमाशा करेंगे। अम्मा ने काफ़ी परेशानी से कहा था। मुझे भी ये बहुत अजीब लग रहा था। कल तो वैसे भी यूनिवर्सिटी से छुट्टी थी, मैं अजमल से मिल भी नहीं सकती थी और ना ही इसका मेरे पास कोई नंबर था। यूं अगले रोज उसके अम्मा अब्बा अकेले आए थे। वो बहुत ही ज़्यादा गुस्से में थे। कल तो वो ऐसे थे जैसे वो हमें जानते हों, लेकिन आज तो उसकी माँ मुझे देखना तक गवारा नहीं कर रही थी। अम्मा ने मुझे इशारा करके बाहर भेज दिया था। न जाने उनके बीच क्या बात हुई थी। जब अम्मा आई तो बहुत ज़्यादा आंसू निकलकर गाल पर बह रहे थे। अम्मा को ऐसी हालत में देखकर मेरी रूह फना हो गई थी। जब अम्मा ने मुझसे कहा कि उन्होंने तो इजाज़त दे दी है कि आप जहेज़ बेशक ना दें, लेकिन उन्होंने एक शर्त रखी है। कौन सी शर्त? मैंने झट से पूछा।
जब अम्मा ने वो शर्त सुनाई तो मेरी रूह फना हो गई थी कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। मुझे यकीन नहीं आ रहा था। मुझे इससे नफरत हो रही थी। पर अम्मा कहने लगी कि इससे क्या फर्क पड़ता है, तुम जाओगी तो एक ही घर। मैंने अम्मा को झट से कहा कि नहीं अम्मा, मैं ये कदम बिल्कुल भी नहीं उठा सकती। आखिर इन दोनों में क्या फ़र्क है जो अब वो लोग मेरे साथ ये सब कर रहे हैं। अम्मा कहने लगी कि तुम चुप करो, अब हम इनकार नहीं कर सकते। अगर इनकार किया तो नफ़रत पैदा हो जाएगी और वो हमें बर्बाद भी कर सकते हैं। हमारे ऊपर किसी का हाथ भी नहीं है। तेरे अब्बा तो बहुत पहले चले गए थे, इसीलिए अब जो हो रहा है वो होने दो। मेरी तो नींद उड़ गई थी क्योंकि एक हफ्ते बाद ही तो शादी थी। अम्मा ने मुझे जहेज में कुछ भी नहीं दिया था, बस मुझे यही कह रही थी कि जिससे भी तेरी शादी हो रही है तो हाँ कर दे। मुझे रह रहकर अजमल का ख्याल आ रहा था कि ना जाने अजमल को ये सब पता है या नहीं। जैसे ही मेहंदी वाली रात लड़के वाले आए तो वो बहुत ज़्यादा खुश था। मैंने अजमल के साथ इस शख्स को भी देखा जिससे मेरी शादी हो रही थी। इसे देखकर तो मेरे पैरों तले ज़मीन निकल गई थी। अजमल से ज़्यादा तो वो नाच रहा था। मैं जान गई थी कि वो तो पागल है। मैंने अम्मा को साइड पर किया और चीख कर कहने लगी कि अम्मा, आपने तो गज़ब कर दिया है। आपने ये क्यों किया? आपने ऐसी शर्त क्यों मानी है? जानती हैं वो लड़का पागल है। अम्मा कहने लगी कि अब बहुत वक्त गुजर गया है, पानी सर से ऊपर आ गया है, अब कुछ नहीं हो सकता। बस चुपचाप हाँ कर दो। तुम तो जानती हो ना कि मैंने 1 रुपया भी नहीं लगाया। ये सारा अरेंजमेंट भी तो लड़के वालों ने किया है। तुम्हें तो खुश होना चाहिए, इतने बड़े घर में जा रही हो। अजमल हो या इसका पागल भाई, इससे फर्क क्या पड़ता है? अम्मा की बेहिसी देखकर तो मेरी रूह फना हो गई थी। मैं अजमल को देख रही थी जो बहुत ज़्यादा खुश था। मैं जान गई थी कि अजमल को कुछ भी नहीं पता। उसका पागल भाई भी मुझे भाभी भाभी कह रहा था। ये सुनते ही मेरा वजूद कांपने लगा था। मैंने अजमल से बात करने की काफ़ी कोशिश की थी, लेकिन फंक्शन में ये सब मुमकिन नहीं था। जब उसका पागल भाई मेरे पास आया था, कहने लगा था कि भाभी, भाई आपको सारी ज़िंदगी खुश रखेंगे। मुझे एक ख्याल आया था। मैंने इससे प्यार से पूछा कि आपको कैंडी चाहिए? कहने लगा कि हाँ हाँ, मुझे कैंडी बहुत पसंद है। मैंने इससे कहा कि ठीक है, फिर अपने भाई को मेरे पास भेजो और ये बात किसी को भी मत बताना, मैं आपको कैंडी दूंगी। यूं अजमल के पागल भाई ने इसको मुझसे मिलाने में मेरी मदद की थी। वो जैसे ही आया तो कहने लगा, क्या हुआ है? क्यों, इंतज़ार भी नहीं किया जा रहा? लेकिन मेरे चेहरे की तो हवाइयाँ उड़ी हुई थीं। मैंने जैसे ही इससे सारी बात बताई तो उसके माथे पर बल पड़ गए थे, रगें तन गई थीं। तैश में बोला कि अम्मा अब्बा ये कैसे कर सकते हैं, मैं इन्हें छोड़ूंगा नहीं। वो चीख कर कहने लगा। जब मैंने इससे कहा कि नहीं, अब कुछ भी नहीं हो सकता, मेरी अम्मा पीछे नहीं हटेंगी, मुझे जहेज नहीं दे सकती, इसीलिए लालच में आकर मुझे तुम्हारे इस भाई से ब्याह देंगी, जो कि अब नॉर्मल है। अजमल ने जैसे ही ये बात सुनी तो मुझे झंझोड़ कर कहने लगा कि तुम ये शादी बिल्कुल भी नहीं करोगी। लेकिन वहाँ मैं हार गई थी, क्योंकि मैं अम्मा की बात नहीं टाल सकती थी। अगर मैं अम्मा की बात टाल देती तो अब मुझे सारी ज़िंदगी कुंवारा रहना पड़ता, मुझसे कौन ही शादी करता। इसीलिए अगले रोज़ जैसे ही लड़के वाले आए तो मैंने निकाहनामे पर भी दस्तखत कर दिए थे। जो मेरी शादी इस पागल वलीद से हो गई थी जो अजमल का भाई था। अजमल ने मुझे लाख रोका था, न जाने इसके अम्मा अब्बा ने इसे कैसे समझाया था, पर वो शादी पर भी नहीं आया। उसके माँ बाप बहुत ज़्यादा खुश थे। वही सास जो पहले मुझे देखते हुए तेवर दिखा रही थी, अब मुझे खुशी खुशी अपने घर लेकर जा रही थी और यही कह रही थी कि तुम मेरी बहुत खूबसूरत बहू हो। मेरा पागल शौहर तो खुशी से नाच रहा था और यही कह रहा था कि अब मैं बहुत खुश हूँ, मेरी नई दुल्हन आ गई है, मैं इससे बहुत ज़्यादा खेलूँगा। मैं तो अंदर से टूट चुकी थी। मैंने अपनी अम्मा को एक नज़र भी नहीं देखा था। मैंने फैसला कर लिया था कि मैं के वापस बिल्कुल भी नहीं जाऊंगी।
मेरी सास ने मुझे मेरे पागल शौहर का रूम दिखाया, जो कि खिलौनों से सजा हुआ था। हर तरफ भालू ही भालू थे। मेरी सास कहने लगी कि यहाँ बैठो, मेरा बेटा वलीद आता ही होगा। हाँ, मैं मानती हूँ कि इसका ज़हनी तवाज़ुन थोड़ा सा ख़राब है, लेकिन वो दिल का बहुत ही अच्छा है। मेरा बेटा वलीद तुम्हें सारी ज़िंदगी खुश रखेगा। मैं आंखें फाड़े इन्हें देखने लगी थी। वो तो माँ थी, अपने बेटे को कैसे पागल कहती। मैं अब इसका इंतज़ार कर रही थी और यही सोच रही थी कि मेरी किस्मत भी कैसी है। ऐसा लग रहा है जैसे मैं किसी 2 साल के बच्चे के कमरे में बैठी हूँ। हर तरफ खिलौने ही खिलौने थे। कुछ देर बाद दरवाज़ा बजा, पर मैंने जैसे ही देखा तो होश उड़ गए थे, क्योंकि वो मेरा शौहर नहीं बल्कि वो तो अजमल था। इसे देखकर तो मेरी रूह फना हो गई थी। मैं झट से खड़ी हो गई थी और चीख कर इसे कहने लगी कि अब क्या हुआ है, अब यहाँ क्यों आए हो। अजमल कहने लगा कि नहीं, मैं तुम्हें किसी और का होते नहीं देख सकता, अपने पागल भाई का तो बिल्कुल भी नहीं। उसकी बातें सुनकर मैं घबरा गई। उसे चिल्लाकर पूछने लगी कि तुम क्या करने वाले हो, तुम यहाँ क्यों आए हो। जब वो कहने लगा कि मैं तुम्हें इस दिल से आज़ाद करवाने आया हूँ, मैं जल्द तुम्हारा तलाकनामा तैयार करवा दूंगा और फिर यूँ मैं तुमसे शादी कर लूँगा। मैं हक्का बक्का हो गई थी। इसे कहने लगी कि नहीं, इतना तूफान ना फैलाओ, पहले ही बहुत मसले हो गए हैं, यहाँ से जाओ, मेहमान भी घर पर मौजूद हैं। कहने लगा कि मुझे इसकी कोई परवाह नहीं है, पर मैं अपने पागल भाई को तुम्हारे साथ नहीं रहने दूंगा। इतने में मुझे वलीद के खिलखिलाने की आवाज़ आई थी, जो खुशी खुशी इस कमरे की जानिब आ रहा था। मैंने अजमल को घबरा कर कहा, तुम बाहर जाओ। जब वो कहने लगा कि नहीं, मैं बाहर नहीं जाऊंगा, वो अपनी जिद पर अड़ा हुआ था। मैंने इसे पर्दे के पीछे छुपा लिया और यूं वलीद अंदर आ गया था। अंदर आकर मुझे कहने लगा कि मेरी दुल्हन तो बहुत ज़्यादा प्यारी है। मैं अपने इन टॉयज़ के साथ खेलता था, पर अब मैं आपसे भी खेलूंगा। उसकी बात पर मैं हंस रही थी। अंदर से मैं टूटी जा रही थी। अजमल भी मुझे देख रहा था, वो भी अफसोस कर रहा था। इतने में अजमल बाहर निकलकर उसके पीछे आकर खड़ा हो गया था। मैं बहुत ज़्यादा घबराई हुई थी जब उसने वलीद को पुकारा था। जैसे ही अजमल को देखा तो चौंक कर कहने लगा कि भाई, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? आप जानते हैं ना कि आज रात दुल्हा दुल्हन दोनों के कमरे में इनके अलावा और कोई नहीं आता, फिर आप यहाँ क्या कर रहे हैं? अजमल अपने भाई की बात पर हंसकर कहने लगा कि देखो वलीद, ज़रूरी नहीं है कि ये आज की रात ऐसा ही हो। वो तो मेरी प्यारी भाभी मुझसे ये कह रही थी कि मैं बहुत ज़्यादा थकी हुई हूँ। वलीद ने जैसे ही ये बात सुनी तो पूछने लगा कि दुल्हन, आप थकी हुई हो? आपने मुझे क्यों नहीं बताया आपको रेस्ट चाहिए? जब अजमल ने कहा कि हाँ, उसे रेस्ट चाहिए, ये चाहती है कि ये इस कमरे में आराम से रेस्ट करे, वलीद पहले तो परेशान हो गया, फिर कहने लगा कि फिर मैं कहाँ सोऊंगा। अजमल कहने लगा कि आप मेरे पास आकर सो जाओ। वलीद राजी हो गया था। मुझे ऐसा लगा जैसे मेरे दिल का बोझ हल्का हो गया हो। अजमल ने मेरी बहुत ज़्यादा मदद कर दी थी और यूं वलीद अजमल के साथ चला गया था। सब मेहमान सो गए थे। अजमल मुझसे कहने लगा कि तुम फिक्र मत करो, सुबह से पहले ही मैं वलीद को तुम्हारे रूम में भेज दूंगा। मैंने गहरा सांस खारिज किया था। मैंने खुद को कंपोज किया था कि आज के लिए तो मैं बच गई हूं, लेकिन आइंदा के लिए मैं क्या करूंगी? और ना जाने अजमल आगे क्या करने वाला है। मुझे कुछ समझ नहीं आ रही थी। पर अजमल अपने अम्मा अब्बा से बात नहीं करता था। वो रात के वक्त मुझे वलीद से बचाकर वो रोज़ कोई ना कोई बहाना बनाकर वलीद को अपने साथ ले जाता था, जबकि सास ससुर को बिल्कुल भी नहीं पता था। यूँ एक रोज़ जैसे वो मेरे पास आया तो उसके हाथ में कोई कागज़ था। मैंने जैसे ही देखा तो वह हमारा तलाकनामा था। अजमल कहने लगा कि अब तुम्हें फ़िक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं तुम्हारे हक़ के लिए खड़ा हूँ। ये तुम्हारा हक़ है। तुम्हारी शादी ऐसे किसी पागल इंसान से नहीं हो सकती।
जिसे तो ये भी नहीं पता है कि इस रिश्ते की क्या अहमियत है। पर मैंने इससे कहा कि अगर सबको पता चल गया कि तुमने हमारी तलाक दिलवा दी है तो कयामत आ जाएगी। जब वो कहने लगा कि तुम फिक्र मत करो, मैंने सारा मसला हल कर लिया है, तुम बस सही वक्त का इंतज़ार करो, कल मैं तुम्हारी तलाक दिलवा दूंगा। ये सुनकर तो मुझे बेचैनी हो रही थी। वो रात मेरी बहुत अज़ियत की गुजरी थी। मुझे नहीं मालूम था कि कल मेरे साथ क्या होने वाला है, पर अजमल बस यही कहता था कि तुम मुझ पर भरोसा करो, मेरी वजह से तुम्हारे साथ ये सब हुआ है। जज्बाती होकर मैंने जल्दी शादी करने का फैसला किया था। मुझे ये सब नहीं करना चाहिए था। मैंने ही तुम्हारी अम्मा से ये कहा था कि हमें जहेज नहीं चाहिए, पर शायद अम्मा नहीं चाहती थी कि मेरी शादी किसी मामूली से घर में हो। इन्हें मेरी मोहब्बत से ज़्यादा अपना स्टेटस और अपनी क्लास अजीज थी, जिसकी वजह से उन्होंने इतना गंदा खेल रचा है। उन्होंने मेरे जज्बातों को मार डाला और मैं ऐसे ही अपनी मोहब्बत किसी को नहीं दे सकता। अगले रोज़ अजमल सारा दिन वलीद के साथ ही था। वो वलीद को खिलाता रहता था। जब वो वलीद को साइन करना सिखा रहा था, वलीद बहुत ज़्यादा खुश था। फिर चौंक कर बोला कि भैया मुझे साइन क्यों सिखा रहे हैं? जब वो कहने लगा कि मेरी एक बहुत कीमती चीज़ आपके पास है, आप जब ये साइन करोगे तो वो चीज़ मेरे पास वापस आ जाएगी। क्या आप चाहते हो कि मैं अपनी वो कीमती चीज़ वापस ले लूँ? वलीद कहने लगा कि हाँ भाई, अगर मैंने आपकी चीज़ दे ली है तो ये तो बहुत बुरी बात है। मेरी तो तबीयत वैसे भी ख़राब रहती है। आप खुद ही तो कहते हैं कि मुझे इन चीज़ों का इल्म नहीं है। मैं वो चीज़ आपको ज़रूर दे दूँगा। अजमल ने इसी तरह वो पेपर उसके सामने रख लिए थे। इससे कहने लगा कि अब आप इन पेपर पर साइन कर दो। वलीद ने सोचे समझे बगैर इन पेपर्स पर अजमल के कहने पर जगह जगह साइन कर दिए थे और यूँ मैं बहुत ज़्यादा खुश हो गई थी। अजमल ने मुझे फ़ौरन ही मेरा सामान पैक करने को कहा था और वो मुझे लेकर कहीं जा रहा था। कुछ देर बाद गाड़ी जैसे ही रुकी तो वो एक हॉस्टल था जो कि शहर से बहुत ज़्यादा दूर था। अजमल कहने लगा कि तुम इद्दत इसी हॉस्टल में रहकर पूरी कर लो, मैं कुछ अरसे बाद तुमसे मिल लूँगा। जब मैं हॉस्टल के अंदर चली गई, ये दिन मेरे बहुत अजियतनाक गुजरे थे। मैं पल पल मरती थी और दिन गिनती थी कि कब मेरी इद्दत ख़त्म होगी। अम्मा से तो बात ही नहीं होती थी। अम्मा ने लाख कोशिश की थी कि वो मुझसे राब्ता करें, पर मैंने कभी भी इनका फ़ोन नहीं उठाया था। मैं इनसे बहुत ज़्यादा नाराज़ थी। अजमल तो मुझे समझाता था कि तुम्हारी माँ का क्या कसूर है, वो तो एक माँ है, वो तो यही चाहेंगी कि तुम किसी अच्छे घर में रच बस जाओ। उन्होंने इसी फ़ायदे की खातिर तुम्हारी शादी इससे की थी। पर मेरे अंदर अभी भी इतनी ज़िद थी कि मैंने अम्मा से कोई बात ना की। मेरा दिल था कि मैं अम्मा को सारी सच्चाई बता दूं। इस वजह से मैंने अम्मा से राब्ता करने की कोशिश की, पर आगे से मुझे जो खबर मिली उसे सुनकर तो मेरा वजूद तरस गया था। मेरी सांसें थम गई थीं। मैंने जो सुना वो एक दफ़ा पहले सुना था, पर वो खबर मेरे अब्बा की थी, लेकिन आज ये खबर मेरी अम्मा की थी, जो कि एक हफ्ता पहले ही मुझे छोड़कर चली गई थी। मैं फूट फूट कर रोने लगी थी। मुझे हॉस्टल की इन दीवारों से वहशत हो रही थी। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरे साथ ये सब होगा। मैंने तो अम्मा को माफ़ तक नहीं किया था। अम्मा से मैंने सारा अरसा नाराज़गी के दावे किए थे। मुझे तो अब खुद से वहशत हो रही थी। अजमल से तो मेरा राब्ता ही नहीं था। मैं तो इद्दत ख़त्म होने का इंतज़ार कर रही थी, लेकिन अम्मा की वफ़ात की खबर सुनकर साथ ही मैंने चादर ली और इसी घर चली गई थी। जब मेरे बहन भाइयों ने मुझे देखा तो मुझे धक्के देकर घर से निकालने लगे कि क्यों आई हो यहाँ, तुम हमारी कुछ खबर नहीं रखती, तुम हमारी अम्मा की कातिल हो। जब मेरे बहन भाइयों ने मुझे देखा तो मुझे धक्के देकर घर से निकालने लगे कि क्यों आई हो यहाँ, तुम हमारी कुछ नहीं रखती, तुम हमारी अम्मा की कातिल हो, तुम्हारी वजह से हमारी अम्मा हमें छोड़कर चली गई हैं। मुझे धक्का देकर वो घर से निकाल रहे थे। मैं इन्हें काफ़ी समझाने लगी कि देखो तुम सब नहीं जानते मेरे साथ क्या गुजरा है, पर कोई समझने वाला ही नहीं था।
जब सोनी मुझसे कहने लगी कि आपने ये सब क्यों किया, हम अकेले रह गए हैं, हमारे साथ कोई भी नहीं है। मैंने इसका हाथ थामा, उनसे कहने लगी कि फिक्र मत करो, मैं हूं ना तुम्हारे साथ, मुझे माफ़ कर दो। सिर्फ सोनी मेरे साथ थी, बाकी बहन भाई मेरे खिलाफ थे, वो तो मुझे देखते तक नहीं थे। मैं जान गई थी कि मैं इन्हें अकेला नहीं छोड़ सकती। मैं इन सबको हॉस्टल ही ले आई थी। इद्दत जैसे ही ख़त्म हुई तो मैंने अजमल से राब्ता किया। अजमल हमारे पास आ गया था। अजमल ने जैसे ही सुना तो उसने मुझे हौसला दिया था। शायद वो मेरे दिल का हाल जानता था कि मेरे दिल में क्या चल रहा है। अजमल मुझसे यही कहता था कि देखो, हमें निकाह कर लेना चाहिए। हम जैसे ही निकाह करेंगे तो तुम्हारे बहन भाई भी तुम्हें कबूल कर लेंगे। पर मैंने इसको मना कर दिया था कि नहीं, पहले मैं अपने बहन भाइयों को राज़ी करना चाहती हूँ। मैं नहीं चाहती कि वो मेरे खिलाफ हों और फिर मैं तुमसे निकाह कर लूँ और यूँ उनको अपने और भी खिलाफ कर दूँ। मुझे अजमल ने तसल्ली दी थी। 1 महीना लग गया था। मेरे बहन भाई अब कुछ समझ गए। तभी मैंने फैसला कर लिया था कि अजमल से निकाह कर लूँगी। मैं नहीं जानती थी कि अजमल ने अपने घर वालों को क्या बताया हुआ है और ना जाने वो अपने घर जाता है या नहीं। बस उसने मुझसे अदालत में जाकर निकाह कर लिया था। अब हम मियाँ बीवी बन गए थे। मेरे बहन भाइयों ने भी हमें कबूल कर लिया था। तभी एक रोज़ अजमल मुझसे कहने लगा कि अब वक्त आ गया है, अब मैं तुम्हें अपने घर लेकर जाना चाहता हूँ। मैं घबराने लगी। मैंने इससे कहा कि अगर सबको पता चल गया कि हमारी सच्चाई क्या है तो सब क्या सोचेंगे। जब मुझे उसने बताया कि तुम फिक्र मत करो, किसी को भी नहीं पता कि तुम्हारा मुझसे निकाह हो गया है, सब यही जानते हैं कि तुम घर से भाग गई हो और वलीद ने भी तुम्हें तलाक नहीं दी। ये सुनकर तो मेरी रूह फना हो गई थी। मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि अजमल मुझसे ये कह रहा था कि देखो, तुम मेरे साथ घर आ जाओ, लेकिन सबको यही लगेगा कि तुम वलीद की बीवी हो, पर तुम मेरी बीवी बनकर रहोगी। मैं घबरा गई थी क्योंकि ये काम बहुत खतरे वाला था। अगर किसी को पता चल जाता तो मेरी जान भी खतरे में पड़ सकती थी। वो अब तो मेरे बहन भाई भी खतरे में ही थे क्योंकि वो तो अभी भी हॉस्टल में ही रह रहे थे। अजमल की बात सुनकर मैं उसके साथ जाने पर आमादा हो गई थी। मैं जैसे ही घर गई तो वलीद मेरे आसपास मंडलाने लगा था। मुझसे कहने लगा कि दुल्हन, आप कहाँ चली गई थी? मैंने आपका इतना इंतज़ार किया था, मैं जानता था आप ज़रूर आएंगी। वो मुझे अपने साथ कमरे में लेकर जाने लगा था। उस वक्त सास ससुर भी अपने रूम में चले गए थे जब अजमल हमारे पीछे आया था। लेकिन अगले ही पल वलीद अजमल से कहने लगा कि भाई, अब आप हमारे पास कमरे में नहीं आएंगे। अब मुझे मामा ने सब कुछ बता दिया है कि कैसे शौहर बना जाता है। अब मैं वही शौहर बनूंगा, तभी मेरी दुल्हन मुझे छोड़कर कहीं नहीं जाएगी। मुझे मेरी मामा ने सारी बात समझा दी है कि मेरी दुल्हन किस वजह से मुझे छोड़कर गई है, क्योंकि मैं इसे खुश नहीं करता। अब मैं अपनी दुल्हन को खुश करना चाहता हूँ, इस वजह से ही आप अब हमारे कमरे में नहीं आ सकते। अजमल ने जैसे ही बात सुनी तो हैरत से उसकी आंखें फटी की फटी रह गई थीं। उसकी आंखों में गुस्सा था, उसकी आंखें अंगारा बरसा रही थीं। लेकिन मैंने इसे आंखों से इशारा किया। मैंने इसे तसल्ली दी कि देखो, कुछ भी नहीं होगा, इसे जो करना है इसे करने दो, मैं इसे संभाल लूँगा। कुछ देर बाद मैंने जैसे ही बाहर निकली तो अजमल लाउंज के सोफे पर बैठा हुआ बेचैनी से मेरा इंतज़ार कर रहा था। मैं जैसे ही इसके पास गई तो मुझे थाम कर कहने लगा कि तुम ठीक तो हो ना, उसने तुम्हारे साथ कुछ गलत तो नहीं किया। मैं इसकी बात पर मुस्कुरा गई थी कि उससे मेरी कितनी फिक्र है। फिर मैंने इसे बताया कि कुछ भी नहीं हुआ, जैसा तुम सोच रहे हो वैसा कुछ नहीं हुआ, बल्कि मैंने तो इसे नींद की गोली दे दी थी जो मैंने दूध में डाली थी। वो गहरी नींद सो गया था। अजमल ने सुख का सांस लिया था। वो बहुत ज़्यादा परेशान था। मेरा हाथ थाम कर कहने लगा कि आओ, अब मैं चाहता हूँ कि हम दोनों एक दूसरे को समझें। वक्त आ गया है कि इस रिश्ते को एक नया नाम देना चाहिए। इस तरह अजमल मेरा हाथ थाम कर मुझे अपने रूम की तरफ ले जाने लगा। उसने दरवाज़ा बंद कर दिया। मैं बहुत घबरा रही थी।
अजमल मेरे करीब आया तो मैंने इसे डर कर कहा कि अगर सास ससुर को पता चल गया कि हम दोनों ने खुफिया निकाह किया है तो क्या होगा। अजमल कहने लगा कि किसी को भी पता नहीं चलेगा। यूँ अगले दिन सुबह सवेरे ही अजमल के पास से होकर वापस वलीद की तरफ आ गई थी। उस वक्त तक वलीद जाग गया था, मेरा शुक्रिया अदा करने लगा था, पर अंदर से मैं बहुत ज़्यादा घबराई हुई थी। मेरे सास ससुर ने भी मुझसे कुछ भी ना पूछा, क्योंकि वो जानते थे कि मैं अपने पागल शौहर के साथ कब तक रहूंगी। लेकिन अब जब भी वलीद मेरे करीब होता था तो मुझे बहुत बेचैनी होती थी, क्योंकि मैं जानती थी कि ये मेरा शौहर नहीं है, बल्कि अब तो मेरा शौहर अजमल है। कुछ देर बाद अचानक मेरी तबीयत बिगड़ने लगी थी। मेरी सास ने वलीद को सारी बात बता दी थी कि तुम बाबा बनने वाले हो। वलीद खुशी से उछलने कूदने लगा था। वो मेरा बहुत ही ख्याल रखता था और मुझे यही कहता था कि दुल्हन, आपने अपना बहुत ख्याल रखना है। जबकि अजमल और मैं बहुत परेशान थे, क्योंकि हम तो ये जानते थे कि ये बच्चा तो हम दोनों का है। लेकिन वलीद को ये सच्चाई बताना भी बहुत ज़रूरी थी। उस रोज़ वलीद अपनी माँ के साथ बाहर गया हुआ था। अजमल ने मुझसे ये खुशी बांटी थी। हम दोनों ने काफ़ी वक्त साथ गुजारा था, क्योंकि ये टाइम बहुत कम था। मैं इसे यही कह रही थी कि अब हमें सारी सच्चाई सबको बता देनी चाहिए कि मैंने वलीद से तलाक लेकर इद्दत के बाद तुमसे निकाह कर लिया है और ये बच्चा भी तुम्हारा है। जब अजमल कहने लगा कि अभी सही वक्त नहीं आया, इतने में मेरी नज़र सामने गई, जहां वलीद खड़े होकर हम दोनों को घूर रहा था। उसको सारी सच्चाई पता चल गई थी जब वो मुझे कहने लगा कि दुल्हन, आपने मुझे धोखा दिया है, आपने अच्छा नहीं किया, आपने ये सब क्यों किया है, मैं आपको जान से मार दूंगा। वो मेरे पीछे पड़ने लगा था जब अजमल ने इसे रोक लिया था, जबकि मेरी सास का भी यही हाल था। वो तो आंखें फाड़े अजमल को देख रही थी। फिर उसके पास जाकर कहने लगी कि ये तुमने क्या कर दिया है। तुम जानते हो ना कि मेरी इतनी बड़ी बिजनेस डील थी, अब वो सारी ख़त्म हो जाएगी। तुमने इससे निकाह क्यों किया है? तुम्हें फारिया से शादी करनी है। अगर तुमने फारिया से शादी ना की तो बिजनेस में नुकसान हो जाएगा। अजमल ने चिल्लाकर अपनी माँ से कहा, बहुत हो गया, अब मैं और आपके फैसले पर नहीं रह सकता। मुझे अपनी ज़िंदगी जीनी है। अगर आपने मेरी फारिया से शादी करवा दी तो मैं ये घर छोड़कर चला जाऊंगा। अब मैं फारिया का जिक्र भी नहीं सुनना चाहता। मेरी बीवी एमन है जो कि मेरे बच्चे की माँ बनने वाली है। वलीद ने जैसे ही सुना था तो उसने पास पड़ा गुलदान उठाकर मेरे सर पर मारने की कोशिश की थी, लेकिन अजमल ने मुझे बचा लिया था। अजमल ने वलीद को बहुत डांटा था, लेकिन वो तो पागल था। उसे क्या पता था कि क्या हो चुका है। उसने वलीद को बहुत समझाया था, लेकिन वलीद सुनने से कासिर रहा। अजमल ने फैसला किया था कि वो मुझे अलग घर लेकर देगा, पर वो सारी ज़िंदगी मेरा साथ देगा। यूँ उसने मुझे अलग घर लेकर दिया था। अब मैं उसी के साथ रहने लगी थी। वो कभी कभार वापस अपने घर पे चला जाता था, लेकिन मैं अपने बहन भाइयों के साथ इस घर में रहती थी। मैं बहुत ज़्यादा खुश थी। अजमल ने मेरा बहुत साथ दिया था। मैं ये जान गई थी कि मेरा फैसला बिल्कुल ठीक था कि मेरी शादी अजमल से हो। वो हर तरीके से मेरे लिए अच्छा शौहर साबित हुआ था। कुछ अरसे बाद ही हमें बेटी नसीब हुई थी। अजमल को अपनी बेटी से भी इतना ही लगाव था। मैं इसे देखकर फ़ख्र महसूस करती थी, लेकिन मुझे अपनी माँ के जाने का भी अफसोस था। मेरे बहन भाइयों ने मुझे माफ़ तो कर दिया था, पर जब भी मुझे अपनी माँ का ख्याल आता था तो मेरा दिल घट जाता था। मैं अल्लाह से रो रो कर दुआ करती थी, और मेरी माँ की रूह को सुकून देना। आमीन। आप सबको मेरी ये कहानी कैसी लगी? क्या आपको लगता है कि मेरा ये फैसला सही था? तो अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। नाज़रीन, अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगली वीडियो तक इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।